गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के सीके को इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? चूँकि थोड़ा सा हीट स्ट्रोक जैसे खतरों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हमने अवकाश भी घोषित किया था। समथिंग 2-3 कक्षाओं का अवकाश घोषित रहा है। आज फिर से आपके सामने प्रारंभ करते हैं एक नए जोश के साथ और एक नए जुनून के साथ प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में आपके सामने पहला सवाल है कि सजावट की एक कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी? यूपीएसआई 2011 में पूछा गया था प्यारे अभ्यर्थियों से कि जहांगीर, शेरशाह, शाहजहां या अकबर, इन चारों शासकों में से कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में पिएट्रा ड्यूरा जैसी एक क्या है कला काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर होगा आपका शाहजहां। यानी शाहजहां एक ऐसा शासक है जिसके शासन काल में प्यारे अभ्यर्थियों पिएट्रा ड्यूरा जैसी एक जो जटिल कला रूप है जिसमें अर्ध कीमती पत्थरों को पत्थरों के आधार से जड़ना शामिल होता है। तो ये शाहजहां के शासनकाल में इसको प्रारंभ किया गया था, इस लोक कला को प्रारंभ किया गया था। ताजमहल को सजाने के लिए अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो विशेष रूप से पिएट्रा ड्यूरा का व्यापक तरीके से उपयोग किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि निम्न में कौन खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? आरपीएफ 2018 ने पूछा इसको कि चावल, मूंगफली, मक्का, मटर कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है? प्यारे अभ्यर्थियों देखिए, बात करें तो भारत में कृषि फसल वर्ष जो है ये आपकी जुलाई से जून तक पूरा एक फसल चक्र होता है, एक पूरा फसल वर्ष होता है जुलाई से लेकर के अगले जून तक के। अतः मतलब की बात करें तो मानसून के आधार पर हमने क्या किया है कि फसलों को 2 भागों में विभाजित किया है। जैसे कि 2 भागों में जो हमने विभाजित किया तो ये हो गया आपका खरीफ और रबी, और वो तीसरी जायद वो अलग है। ठीक है, खरीफ की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो खरीफ की जो फसल होती है वर्ष ऋतु में बोई जाती है, मतलब जून से लेकर के सितंबर तक के बीच में। ठीक है, तो धान, मक्का और मूंगफली ये आपके जो है तो खरीफ से संबंधित है। धान, मक्का, मूंगफली है ना, मक्का, मूंगफली ये किससे संबंधित है? खरीफ फसल से संबंधित है। कह रहा है फसलों का उदाहरण नहीं है। अब देखो ये धान भी आ गया, धान, मक्का, मूंगफली ये खरीफ के हैं, तो कह रहा है खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है? डी ऑप्शन यानी मटर नहीं। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों वहीं जो है तो आपके रबी की फसल की, तो रबी की जो फसल होती है प्यारे अभ्यर्थियों शीत ऋतु में होती है। बात करें तो जैसे आपके अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में, इसमें जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, ये सब है ना। तो ये रबी का उदाहरण है, मटर खरीफ फसलों का उदाहरण नहीं है। अच्छा देखिए, CHSL 2021 का पूछना है कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। ये 3 नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ब्रह्मपुत्र, झेलम, यमुना। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, या फिर झेलम, सतलज, सिंधु। आप सभी लोग इसका एक बार आंसर करिएगा। आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ठीक है, और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें अगर सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से सतलज की क्या है कि उत्पत्ति हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी एक नदियों में से एक जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी आपकी यहीं पे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है आपकी, है ना। तो तिब्बत के पास से राक्षस ताल से जो 3 प्रमुख नदियां हैं तो ब्रह्मपुत्र भी है यहीं की, सतलज भी यहीं की है और आपकी सिंधु भी यहीं की है। ठीक है, तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस तारीख को लागू किया गया था? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका 28 सितंबर 1993। 28 सितंबर 1993 की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो 28 सितंबर 1993 को मानव संरक्षण अधिनियम प्रणाली है जो अधिनियम है मानव संरक्षण अधिनियम, ये पूर्ण रूप से क्या हुआ कि पूर्णव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। यह पूरे देश में लागू होता है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जम्मू कश्मीर के मामले में यह जो है तो यह केवल केंद्रीय सूची और संवर्ती सूची संबंधित मामलों पर ही लागू होता है। यानी कि सभी मतलब पूरे भारत देश में लागू
होगा ये आपका जो है तो मानव संरक्षण अधिनियम जो है 28 सितंबर 1993 वाला। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है कि जम्मू कश्मीर में केवल केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची संबंधित मामलों पर ही लागू होता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं तो अगला प्रश्न है कि माई स्टोरी नामक जो बायोग्राफी है इसका लेखन किसने किया था? अरुंधति राय, शोभा डे, किरण देसाई या फिर कमला दास। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें माई स्टोरी नामक जो आत्मकथा इसका लेखन किसने किया था? तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, कमला दास। कमला दास की जो जीवनी है आपकी माई स्टोरी, तो देखिए भारतीय लेखिका और जो कवयित्री है आपकी कमला दास, तो कमला दास द्वारा जो लिखित आपकी आत्मकथा है, आत्मकथा तथा जो उपन्यास है, इसको मूल रूप से 1973 में एंटे कथा शीर्षक के अंतर्गत मलयालम में इसको प्रकाशित किया गया था। एंटे कथा शीर्षक के साथ इसको मतलब किया गया था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैन और बौद्ध धर्मों के अंतर्गत स्तूप क्यों बनाए जाते थे? मतलब पवित्र स्मृति चिन्ह रखने हेतु, धार्मिक सभाओं हेतु, बुद्ध पूजा हेतु या फिर बौद्ध ग्रंथ रखने हेतु। और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों स्मृति चिन्ह रखने हेतु, यानी जो हमारे पवित्र स्मृति चिन्ह है जैन और बौद्ध धर्म के, इनको रखने के लिए स्तूपों का निर्माण किया गया। वैदिक काल की 100 समाधियों को स्तूपों का प्रारूप चुना गया था प्यारे अभ्यर्थियों। जो वैदिक कालीन जो 100 समाधि थी इनको स्तूपों का प्रारूप माना गया था। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले इसका उद्देश्य जो है ना तो मात्र अस्थि संचय था, कि जैसे जो महान एक कोई मनीषी है, कोई ऋषि है, इनकी अस्थियों को सुरक्षित करके प्रिजर्व करके रख देते थे एक जगह। वहाँ पे एक मतलब कि एक कब्रगाह बना दी जाती थी, समाधि स्थल बना दिया जाता था। तो इस मतलब कि इसका उद्देश्य पहले अस्थि संचय हुआ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका जो विकास है तो पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में होने लगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पवित्र स्मृति चिन्ह रखने हेतु जैन और बौद्ध धर्मों के अंतर्गत स्तूप बनाए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था कि पैगोंग त्सो झील भारत और किस देश के बीच साझा जल निकाय है? नेपाल, म्यांमार, भूटान और चीन। और आप लोग जानते होंगे कि जो पैगोंग झील है ये आपके भारत और चीन के बीच, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो चीन के बीच में क्या है कि जो पैगोंग त्सो झील है ये भारत और चीन के द्वारा साझा किए जाने वाला एक जल निकाय है। ये हिमालय में स्थित खारे पानी की एक झील है, 134 किलोमीटर लंबी है। और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, ये अपने 45 किलोमीटर के क्षेत्र में, जो 45 किलोमीटर का क्षेत्र है भारत का, तो भारत में वो क्षेत्र है आपका लद्दाख क्षेत्र, और 90 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आपके तिब्बत का क्षेत्र है। इतने में आपकी स्थित है झील, जो कि आपकी खारे पानी की झील है, हिमालय में स्थित खारे पानी की झील है। तो आप इतना याद रखिएगा कि 134 किलोमीटर लंबी है ये, जिसमें से 45 किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत का घेरती है, लद्दाख वाले क्षेत्र का, और 90 किलोमीटर का क्षेत्रफल ये तिब्बत यानी चीन का घेरती है। अगले प्रश्न पे आए, रेलवे 2021 ने पूछा ग्रुप डी ने कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उज्जैन क्षिप्रा नदी, सूरज ताप्ती नदी, जबलपुर झेलम नदी या फिर लखनऊ गोमती नदी। और प्यारे अभ्यर्थियों सभी लोग इसका सही आंसर करिएगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर होगा आपका कौन सा? सी ऑप्शन, जबलपुर झेलम नदी। प्यारे अभ्यर्थियों जबलपुर आपका झेलम नदी के तट पर नहीं बल्कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आपका जो जबलपुर है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ गोमती नगर के किनारे स्थित है। लेकिन जबलपुर आपका झेलम नदी किनारे स्थित नहीं है, बल्कि जबलपुर आपका नर्मदा नदी किनारे है। अगले प्रश्न की ओर आए तो अगला प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था कि लखनऊ घराने की जो नींव है वो किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी? बड़े गुलाम अली खां द्वारा, बिस्मिल्ला खां द्वारा, अमजद अली खां द्वारा या फिर बख्शू खान द्वारा। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर है आपका उस्ताद बख्शू खां। उस्ताद बख्शू खां की बात करें तो देखिए उस्ताद बख्शू खां ने लखनऊ घराने की एक नींव रखी थी। लखनऊ घराना जो है तो भारत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली और नृत्य कथक तथा गायकी से संबंधित घरानों में से आपका एक घराना है। मतलब यहाँ पे आपको भारतीय नृत्य शैली भी मिलेंगे इस घराने में, साथ ही साथ शास्त्रीय नृत्य कथक भी मिलेगा आपको, और इसके साथ साथ आपको गायकी भी मिलेगी, जिसमें से जो बख्शू खां है तो बख्शू खां ने लखनऊ घराने की सबसे पहले नींव रखी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आए और अगला प्रश्न है आज के करंट अफेयर का कि डीआरडीओ ने अभी हाल ही में रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से सतह तक मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली, या हवा से हवा में मार करने वाली, या फिर इनमें से कोई नहीं? और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर आप लोग करिएगा, और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों, अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा आपका हवा से
हवा से सतह तक मार करने वाली, हवा से सतह तक मार करने वाली यानी बी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बात करें तो देखिए डीआरडीओ ने अभी हाल ही में क्या किया है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK फर्स्ट प्लेटफॉर्म से हवा से सतह तक मार करने वाली, या कह सकते हैं हवा से सतह पर मार करने वाली एक रुद्र M3 मिसाइल का एक ओडिशा के तट पर एक सफल परीक्षण किया है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यह स्वदेशी रूप से निर्मित आपकी ठोस ईंधन पर आधारित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली पर आधारित है। आपकी कौन सी मिसाइल? रुद्र M2 मिसाइल। ये आपके सुखोई 30 MK फर्स्ट प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है जो कि स्वदेशी टेक्निक पर आधारित है, साथ ही साथ ठोस ईंधन प्रणाली पर आधारित है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं और अंतिम प्रश्न है आपके लिए, हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। बात करें तो इसमें पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत, जापान, फ्रांस और यूएसए। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करेंगे अगर रेड फ्लैग 24 के आयोजन की, तो रेड फ्लैग 24 का जो आयोजन है प्यारे अभ्यर्थियों ये आपके यूएसए में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? यूएसए में किया जा रहा है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इंडियन एयरफोर्स की एक जो बटालियन है वो रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए आपके अलास्का के एल्सन एयरबेस पर पहुंची है। इसका आयोजन आपका 2 फेज़ में, पहले फेज़ का आपका जो आयोजन है वो आपके नेवादा के नेलिस एयरफोर्स बेस में और दूसरा आपका अलास्का के एल्सन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 से रेड फ्लैग का जो अभ्यास है, इस रेड फ्लैग 24 का अभ्यास बराबर तरीके से किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे देशों की सेनाएं संयुक्त रूप से इस वायु सैनिक जो अभ्यास है इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि सही उत्तर क्या होगा आपका? यूएसए। भारत की जो इंडियन एयरफोर्स की जो एक बटालियन है वो आपके यूएसए पहुंची है और यूएसए के आपके अलास्का के एल्सन एयर बेस पर पहुंची है। क्लियर हो प्यारे अभ्यर्थियों? बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज का सवाल है आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। आज का सवाल है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। ऑप्शन है आपका स्टार्टिजेट, दूसरा ऑप्शन सुनिएगा द नेशनल डाइट, तीसरा ऑप्शन है आपका पार्लियामेंट, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका फॉकेटिंग। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? प्यारे अभ्यर्थियों अगर आपके पास इसका बिल्कुल सही आंसर देन हमें तुरंत रिप्लाई इसका कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक इसी क्लास में मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।